हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लासेस है बच्चों फुली फोकस्ड है न्याय दर्शन पर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमा एवं अप्रमा पर चर्चा की थी, विस्तृत चर्चा की थी। और मैंने यही बताया था कि वह जो टॉपिक है वो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, न्याय दर्शन के अंतर्गत सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं असत्य कार्यवाद। बच्चों, असत्य कार्यवाद को पढ़ने से पूर्व आपको सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद का बेहतर अध्ययन होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। तो न्याय दर्शन के अंतर्गत असत्य कार्यवाद के अध्ययन से पूर्व आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आपने सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद पढ़ा है, क्योंकि सत्य कार्यवाद का विरोधी जो विचारधारा है उसे ही हम लोग असत्य कार्यवाद कहते हैं। तो असत्य कार्यवाद क्या है, आइए देखते हैं। न्याय दर्शन ये कहता है, मैं फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों, कि असत्य कार्यवाद सांख्य दर्शन के सत्य कार्यवाद का विरोधी विचारधारा है। इसलिए इसे पढ़ने से पूर्व आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद का आपने अध्ययन कर लिया है, क्योंकि सत्य कार्यवाद का ही विलोम है आपका असत्य कार्यवाद। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि न्याय दर्शन सांख्य के सत्य कार्यवाद को स्वीकार नहीं करता। अगर आपको याद हो तो सत्य कार्यवाद में सांख्य दर्शन के अंतर्गत हमने यह अध्ययन किया था कि जो कार्य है वो पूर्व से ही, वो पहले से ही अपने उपादान कारक में विद्यमान रहता है। ये मैंने सांख्य दर्शन के वीडियो में ठीक है आपको एक्सप्लेन किया था। तो सांख्य कहता है कि कार्य जो है वह अपने उपादान कारक में पूर्व से विद्यमान रहता है। साथ ही साथ सांख्य ने यह भी कहा था कि जो कार्य है वह कोई नवीन रचना नहीं है। यह सांख्य का दृष्टिकोण था कि कार्य कोई नवीन रचना नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू क्रिएशन, ऐसा सांख्य ने कहा था। और उसके कहने के पीछे तर्क यह था कि जो कार्य है वह अव्यक्त रूप में अपने उपादान कारक में निहित होता है, सत्य होता है। शायद इसीलिए सांख्य के इस दर्शन को हम लोग सत्य कार्यवाद कहते थे। सत्य का तात्पर्य होता है पूर्व से जिसकी सत्ता हो। यह सांख्य था, किंतु न्याय दर्शन का यह मानना है कि यह अवधारणा गलत है और इसे न्याय दर्शन अपने तर्कों द्वारा सिद्ध भी करेगा। ठीक है, तो कार्य अपने उपादान कारक में पूर्व से सत्य है, यह विचारधारा सांख्य दर्शन के सत्य कार्यवाद की थी। किंतु न्याय दर्शन सांख्य के सत्य कार्यवाद को स्वीकार नहीं करता और वह अपने असत्य कार्यवाद की स्थापना करता है। आइए हम देखते हैं कि असत्य कार्यवाद प्रारंभ कहां से होता है, स्टार्टिंग कहां से होता है। ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ये सांख्य का सत्य कार्यवाद था। अब हम देखते हैं कि न्याय और सत्य कार्यवाद के अंतर्गत किन बातों को कहते हैं। यहां पर दो बिंदु है जो आपको याद रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस दो बिंदु के आधार पर हम असत्य कार्यवाद की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम न्याय दर्शन यह कहता है अपने असत्य कार्यवाद के लिए कि जो कार्य है वह अपने उपादान कारक में पूर्व से विद्यमान नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि न्याय दर्शन ने अपने असत्य कार्यवाद का प्रारंभ ही सांख्य के सत्य कार्यवाद के विरोध के फलस्वरूप किया है। तो सांख्य दर्शन असत्य कार्यवाद के अंतर्गत ये मानता है कि कार्य, कोई भी कार्य अपने उपादान कारक में पूर्व से विद्यमान नहीं है, और विद्यमान नहीं है इसे विद्यार्थियों हम कहते हैं कि कार्य अपने उपादान कारक में आसक्त है, यानी विद्यमान नहीं है।
इसीलिए इस अवधारणा को असत्कार्यवाद कहते हैं। चलिए हम ये मान लेते हैं कि न्याय यह कहता है कि कार्य अपने किसी भी कारक में पूर्व से विद्यमान नहीं है, और यहीं पर न्याय इसकी स्थापना करता है चूंकि कार्य पूर्व से विद्यमान नहीं है, इसीलिए कार्य पूर्णतः एक नवीन रचना है। अब ध्यान देंगे बोर्ड पर क्या कहना चाह रहा है। न्याय कहता है कि चूंकि कार्य अपने उपादान कारक में पूर्व से विद्यमान नहीं रहता, कार्य पूर्णतः एक नवीन रचना है, इसका अपने उपादान कारक में पूर्व से कोई सत्ता नहीं है। तो कार्य पूर्णतः एक नवीन रचना है, अर्थात जो कार्य है वह जो आरंभ है, तो वर्क एंड द फंक्शन इज द बिगिनिंग। तो न्याय यहां कहता है कि कार्य कोई उपादान कारक में नहीं रहता, कार्य होता है, इसलिए कार्य पूर्णता एक नवीन रचना है, इट्स अ न्यू क्रिएशन। इसलिए कार्य का होना न्याय दर्शन के अंतर्गत बच्चों आरंभ का होना है, बिगिनिंग शब्द का प्रयोग करता है वो। इसीलिए न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि न्याय दर्शन के अंतर्गत असत्कार्यवाद को आरंभवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि न्याय यह मानता है कि कार्य पहले से विद्यमान नहीं होता, कार्य एक पूर्णतः नवीन रचना है और कार्य एक शुरुआत है, एक आरंभ है। इसलिए न्याय के असत्कार्यवाद को आरंभवाद की संज्ञा दी गई है। इतना अगर आप लिख दें तो सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 नंबर और 4 नंबर के अंतर्गत आपका असत्कार्यवाद विद्यार्थियों कंप्लीट होगा। सिर्फ 3 बिंदुओं पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पर शोध करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहली वीडियो से कहा है कि दर्शन की खास बात यह है कि अगर यह आपको रुचिकर लगेगा तो आप इसमें घुसने का प्रयास करेंगे। तो मेरा यह आपसे सलाह है कि दर्शन को केवल आप सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करें, एग्जाम क्रैक करें, दैट्स ऑल। पीएचडी करने का प्रयास या एक फिलोसोफर बनने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, अन्यथा बच्चों आप बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे। यह एक जटिल विषय है। मैं सिर्फ और सिर्फ सीजीपीएससी के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, ये बिल्कुल सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है। तो अगर 2 नंबर 4 नंबर पर आपको न्याय दर्शन का असत्कार्यवाद पूछेगा तो आप 3 बिंदुओं पर उत्तर देंगे। प्रथम कि वो सांख्य का विरोधी है। सांख्य ने क्या कहा था कि कार्य अपने उपादान कारक में विद्यमान है, तो न्याय कहेगा कि कार्य अपने उपादान कारक में पूर्व से विद्यमान नहीं होता, कार्य पूर्णता एक नवीन रचना है, कार्य एक आरंभ है। इसलिए न्याय के असत्कार्यवाद को आरंभवाद की संज्ञा दी गई है। बच्चों आपका आंसर कंप्लीट। किंतु यदि ये 8 नंबर पे आता है, 100 से लेकर 120 शब्दों में लिखने आता है, तो विद्यार्थियों यहां पर हम न्याय दर्शन के असत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए हम यहां पर प्रस्तुत करेंगे तर्क। मैंने आपको बताया था कि दर्शन तर्कों पर आधारित है। तर्क को इंग्लिश में बच्चों आर्गुमेंट्स कहते हैं। अर्थात न्याय यदि असत्कार्यवाद की बात करता है तो न्याय दर्शन को अपने असत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए देना पड़ेगा विद्यार्थियों क्या तर्क। क्लियर है? और यहां पर जो न्याय दर्शन तर्क देगा, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, न्याय यहां पर सांख्य द्वारा प्रतिपादित जो सत्य कार्यवाद है उसका विरोध करेगा और विरोध के फलस्वरूप वह अपने तर्क प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे होंगे कि न्याय ने अपने तर्क की शुरुआत सांख्य के उसी लाइन से की है। आप ध्यान सकते हो जो जैसे आप देख रहे होंगे कि वो किस बात को लेकर पॉइंट कर रहा है। देखिए, वह कहता है कि यदि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले ही कारण में विद्यमान है, ये जो कथन है ये सांख्य दर्शन का है।
तो आप ये समझ चुके होंगे कि न्याय तर्क के नाम पर वह सांख्य के सत्य कार्यवाद की आलोचना करता है। तो सांख्य के सत्य कार्यवाद की आलोचना के फलस्वरूप न्याय अपने असत्य कार्यवाद की सिद्धि करेगा। इसीलिए तर्क पर उसने पहला ही लाइन सांख्य के सत्य कार्यवाद का लिया है कि यदि मान लिया जाए कि कार्य अपने उत्पत्ति से पहले अपने उपादान कारण में निहित है, विद्यमान है, तो इस तो पर ध्यान दीजिएगा। तो ही बच्चों विद्यार्थियों आलोचना है। तो क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो न्याय कहता है कि यदि मान लिया जाए कि कार्य उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान है, मान लेता हूं मैं सांख्य के सत्कार्यवाद, तो फिर न्याय कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर क्या आवश्यकता है निमित्त कारक की। जब कार्य पहले से ही अपने उपादान कारक में विद्यमान रहता है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य दर्शन में निमित्त कारक की जो महत्ता है, इंपॉर्टेंस है, उसे कम कर दिया गया। बच्चों आप भली भांति परिचित है, यदि निमित्त कारक नहीं होगा तो कार्य कभी भी संपादित नहीं होगा। आप मिट्टी ले आए, मिट्टी ही घड़े में परिवर्तित होगा, यह हमें ज्ञात है। चलिए हम सांख्य को मान लेते हैं कि मिट्टी के अंदर घड़ा छुपा हुआ है, किंतु कुम्हार के बिना वह मिट्टी घड़े में कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए न्याय कहता है कि अगर सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद सही है, इसका तात्पर्य होता है कि निमित्त कारक की आवश्यकता नहीं है। पर हम भली भांति परिचित है कि कार्य के लिए जितना महत्वपूर्ण उपादान कारक है उतना ही महत्वपूर्ण निमित्त कारक भी है। अर्थात सत्य कार्यवाद में निमित्त कारक की अवहेलना की गई है। इसे ही बच्चों सांख्य पकड़ लेता है। दूसरा कहता है कि यदि मान लिया जाए कि कार्य अपने कारण में पूर्व से विद्यमान है, भाई वापस सांख्य कथन, अगर विद्यमान है तो फिर कार्य हमें दिखाई क्यों नहीं देता। मैं 1 घंटे से मिट्टी को घूर रहा हूं, मेरे को घड़ा दिखाई देता ही नहीं। अगर मिट्टी में घड़ा छुपा हुआ है तो मुझे मेरे लिए विजिबल क्यों नहीं है। अगर धागे में ही कपड़ा छुपा हुआ है तो मैं धागे को 2 घंटे से देख रहा हूं, मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ना धागे में कपड़ा निहित है पूर्व से और ना मिट्टी में आपका घड़ा निहित है। तीसरा कथन वो कहता है कि जब कोई कार्य होता है तो आप चिल्लाते हो कि कार्य उत्पन्न हुआ, बच्चा पैदा हुआ। आप ऐसा क्यों बोलते हो? कार्य संपन्न हुआ। इस संपन्न हुआ का मतलब ही यही है कि कार्य एक नवीन रचना है। माना कि बच्चा अपनी माता की गर्भ से ही आएगा, पर बच्चे का जब जन्म होता है तो उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। आप ये नहीं कह सकते कि माता के गर्भ से एक छोटा सा क्या बेबी, आपने जैसे ही कहा कि वह जन्म लिया है, इसका तात्पर्य यही है कि वह एक नवीन रचना है, एक नवीन जीव है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि वह अपने उपादान कारक से ही आया है। अर्थात हमारा यह कहना कि कार्य उत्पन्न हुआ है यही साबित करता है कि कार्य एक नवीन रचना है। और ऐसा है फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। न्याय कहता है, पर हम कहते हैं घड़ा बन गया, दही जम गया। ये घड़ा बन गया, दही जम गया, इस शब्द में ये निहित है कि दही और घड़ा पूर्व से अपने उपादान कारक यथा मिट्टी और दूध में विद्यमान नहीं थे, वो एक नवीन रचना है, न्यू क्रिएशन। 4th पॉइंट पे आते हैं कि कार्य का प्रयोजन अपने उपादान कारण से सिद्ध क्यों नहीं होता। तात्पर्य यह है कि अगर कार्य, सांख्य को मानते हैं कि उपादान कारक में निहित है, तो फिर कार्य और उपादान कारक में गुणों में समानता होनी चाहिए। आप कितना भी दूध पी लीजिए, आपको दही का टेस्ट नहीं आएगा। दूध और दही ना सिर्फ एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, वो केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक परिवर्तन है। दोनों की गुणों में भिन्नता होती है। कार्य पूर्णता ही अपने उपादान कारक से भिन्न होता है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि कार्य पहले से उपादान कारक में? इसी बात को न्याय पकड़ लेता है। चलिए मान लेते हैं कि अगर सत्य है सांख्य, तो फिर काम करते हैं, मैं आपको 4 किलो ऊन ला के देता हूं, ऊन, और ठंड का मौसम है, आप उस ऊन को अपने पूरे बदन पर लपेट लीजिए, तब भी वो स्वेटर का काम नहीं करेगा, आपकी ठंड कम नहीं होगी। अर्थात ऊन और स्वेटर की गुणों में अंतर। आपको मैं धागा ला के दूं, आप धागे को पूरे बदन पे लपेट लीजिए, वह कपड़े का कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कपड़ा और धागा के गुणों में भिन्नता है। इसका मतलब है कि उपादान कारक से
कार्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि कार्य अपने उपादान कारक से भिन्न एक नवीन रचना है, एक न्यू क्रिएशन है। और अंत में जो लॉजिक है वो बहुत ही सरल है। वो ये कहता है कि जब कोई कार्य होता है तो हम उपादान कारक से भिन्न उस कार्य को एक नाम देते हैं। कुम्हार ने मिट्टी की सहायता से क्या बनाया? तो आप बोलते हो घड़ा बनाया। घड़ा यानी आपने उसे एक नया नाम दिया है। अगर नाम नया है इसका तात्पर्य है कि कार्य भी नया है, कार्य भी नवीन है। नहीं तो आपको बोलना चाहिए मिट्टी था गोल मिट्टी बन गया, दूध था वो कैसा गाढ़ा दूध बन गया। नहीं यार, आप तो कहते हो कि दूध से दही बना। तो दूध एक अलग नाम है, दही एक अलग नाम है। तो अलग नाम देना, नया नाम देना ही इस बात का साक्षात प्रमाण है कि कार्य पूर्णतः एक नवीन रचना है। तो आप निष्कर्ष में अगर 8 नंबर का आता है तो यहां पर निष्कर्ष लिखते हुए आप ये लिखेंगे अर्थात या अतः न्याय सांख्य दर्शन के सत्य कार्यवाद की आलोचना करता है और अपने तर्कों से यह सिद्ध करता है कि सत्य कार्यवाद सही नहीं है और उसके स्थान पर न्याय अपने असत्य कार्यवाद की स्थापना करता है, जिसके अनुसार कार्य एक पूर्णतः नवीन रचना है। ऐसा करके आप यहां पर 2 लाइन लिखेंगे तो आपका सीजीपीएससी के अंतर्गत 8 नंबर के लिए आपका आंसर, आपका उत्तर पूर्ण होता है।